गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के समस्त विद्यार्थियों का बीकॉम पार्ट 1 की इस क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है, पिछले वीडियो में अपन भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि साझेदारी क्या होती है और साझेदारी के प्रमुख लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आज की इस क्लास में मैं आपको साझेदारी और कंपनी में क्या अंतर होता है ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते कि हमें ये मालूम हो कि कंपनी क्या होती है और साझेदारी फर्म क्या होती है और दोनों में क्या अंतर होता है। और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है कि साझेदारी और कंपनी में क्या अंतर होता है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में अपन दोनों के मध्य क्या अंतर है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो अंतर है वो तो अधिनियम का है कि साझेदारी पर तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि कंपनी पर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और अब हम कह सकते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। तो पहला अंतर जो हुआ वो अधिनियम का हुआ। दूसरा है पृथक अस्तित्व। अब जहाँ तक अस्तित्व का सवाल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है, साझेदारी का अपने साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता। मतलब साझेदारी और साझेदार दोनों का अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है और साझेदारी में किसी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो जाता है। तो साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से जुड़ा हुआ है, जबकि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। मतलब कंपनी अलग होती है और सदस्य कंपनी के अलग माने जाते हैं। सदस्यों की मृत्यु होने, उनके दिवालिया होने या अंश बेच देने पर भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दूसरा अंतर अस्तित्व का हुआ। तीसरा अंतर है सदस्यों की संख्या। तो जहाँ तक सदस्यों की संख्या का सवाल है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साझेदारी में तो आपके अधिकतम संख्या 10 या 20 जैसा भी केस हो। अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम संख्या 10 और अन्य कोई कारोबार है तो अधिकतम संख्या 20 हो सकती है साझेदारों की। और अधिकतम संख्या का उल्लेख भी भारतीय साझेदारी अधिनियम में नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 में बताया गया था कि साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो साझेदारों की अधिकतम संख्या तो 10 या 20 जैसी भी है और कंपनी में जो है सदस्य संख्या का ऐसा कुछ वो बंधन नहीं है। हाँ, निजी कंपनी में जरूर न्यूनतम 50 और अधिकतम 200 है और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के बराबर हो सकती है। तो ये अंतर हुआ सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है अस्तित्व। अब जहाँ तक अस्तित्व का सवाल है, साझेदारी का जो अस्तित्व है वो अस्थायी है और कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। साझेदारी का अस्तित्व अस्थायी क्यों है? क्योंकि किसी भी साझेदार के डेथ होने, पागल होने, दिवालिया होने या फर्म छोड़कर चले जाने से साझेदारी का अंत हो जाता है। लेकिन कंपनी का इन चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। नेक्स्ट, दायित्व। तो साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व जो है वो असीमित होता है, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जाता है दायित्व को चुकाने के लिए। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। सीमित का मतलब ये है कि जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उन अंशों के जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू तक ही उनका दायित्व सीमित होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और एक व्यक्ति ने 10 शेयर खरीदे हैं, तो उस व्यक्ति का दायित्व 1000 रुपये तक ही सीमित होगा, जबकि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। एक अंतर है समामिलन का। तो जहाँ तक साझेदारी का सवाल है, साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन कंपनी यदि आप कोई खोलते हैं तो उसका समामिलन या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। एक अंतर है न्यूनतम पूंजी का, कि साझेदारी में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, कोई मिनिमम ऐसी कोई वो नहीं है कि इतना पैसा लगाकर साझेदारी बिजनेस स्थापित करना पड़ेगा, कोई न्यूनतम सीमा इसकी नहीं होती है। जबकि कंपनी में प्रत्येक व्यावसायिक कंपनी के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश अनिवार्य है। मतलब आप साझेदारी में बगैर पैसे दिए भी, बगैर निवेश किए भी साझेदार बन सकते हैं,
जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में पूंजी लगाना, पूंजी निवेश करना अनिवार्य होता है। निजी कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपए का निवेश करना अनिवार्य होता है। प्रबंध, एक अंतर निजी और एक अंतर साझेदारी और कंपनी में प्रबंध का भी है कि साझेदारी फर्म का जो है, प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रबंध में हिस्सा ले सकता है, मतलब कारोबार के संचालन में हिस्सा ले सकता है। उसको अधिकार दिया गया है, वो ले ना ले ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन उसको ये अधिकार दिया गया है कि फर्म के प्रबंध और संचालन में हिस्सा ले सकता है। लेकिन कंपनी का जो प्रबंध है वो डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है, प्रजातांत्रिक आधार पर किया जाता है और अंशधारी द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा किया जाता है। तो प्रत्येक सदस्य कंपनी का जो है वो संचालन में भाग नहीं ले सकता, जबकि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है बाध्यता का। एक साझेदार व्यापार में सामान्य कार्यों के लिए फर्म एवं समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। मतलब एक साझेदार जो होता है वो फर्म के जो सामान्य कार्य हैं, जो रूटीन के कार्य हैं, उन कार्यों के लिए फर्म तथा साझेदारों को बाध्य कर सकता है, जबकि एक अंशधारी अपने द्वारा किए गए कार्यों से कंपनी को बाध्य नहीं कर सकता है। तो अंशधारी कंपनी के सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकता, जबकि साझेदार सामान्य कारोबार के दौरान अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य से फर्म को या साझेदारों को बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट है एजेंट। एक साझेदार दूसरे साझेदार के एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे अपन ने देखा था डबल रोल है, तो एक साझेदार दूसरे साझेदार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि एक अंशधारी अपनी कंपनी या उस कंपनी के किसी दूसरे अंशधारी का एजेंट नहीं होता है। अंशधारी कभी भी कंपनी का एजेंट या दूसरे अंशधारी का एजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है सीमा नियमों में परिवर्तन। अब एक साझेदारी संस्था अपने संलेख में जब साझेदारों की सहमति में परिवर्तन कर सकती है। मतलब साझेदारी में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है, तो उस साझेदारी संलेख में सभी साझेदारों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए उद्देश्य, वाक्य और नियमों में साधारण सभा की सहमति से ही एक सीमा तक ही परिवर्तन कर सकती है। मतलब कंपनी जो पार्षद सीमा नियम या जो पार्षद अंतर नियम बनाती है उसमें परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं किया सकता। खासकर सीमा नियम में उद्देश्य वाक्य जो होता है उसको तो परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उद्देश्य वाक्य अतिरिक्त भी कई वाक्य हैं, 5 वाक्य और हैं, उनमें भी परिवर्तन उसको साधारण सभा बुलानी पड़ती है और उसके लिए सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रलेख। साझेदारी प्राय साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं। साझेदारी में क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड का निर्माण करते हैं, और कंपनी में हम सामान्यतः सीमा नियम एवं अंतर नियम का निर्माण करते हैं। तो कंपनी के 2 महत्वपूर्ण प्रलेख हैं, क्या, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, जबकि साझेदारी के प्रलेख है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है हित का हस्तांतरण। जहाँ तक हित के हस्तांतरण का सवाल है, साझेदारी फर्म में साझेदार अपने हित का हस्तांतरण बिना अन्य साझेदारों की सहमति के नहीं कर सकते, जबकि कंपनी में कोई भी अंशधारी अपने हित का हस्तांतरण जब चाहे बगैर किसी की अनुमति के आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट है अंकेक्षण एवं लेखे। जहाँ तक अंकेक्षण एवं लेखों का सवाल है, साझेदारी फर्म के लिए ये अनिवार्य नहीं, वो जिस तरीके से अपने लेखे चाहे कर सकते हैं, उनका अंकेक्षण कराएं न कराएं उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कंपनी को कंपनी अधिनियम के निर्देशानुसार खाते रखना, उनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। कंपनी जो होती है उसको जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको कंपनी अधिनियम में जो बातें बताई गई हैं उनके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है और उनको ईयरली ऑडिट भी कराना पड़ता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। साझेदारी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना या उनका ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है अनुबंध। अब एक साझेदार अपनी साझेदारी फर्म से अनुबंध नहीं कर सकता। मतलब एक साझेदार जो होता है वो बाहर तो जाकर अनुबंध कर सकता है किससे, कि अपने साझेदारी फर्म से अनुबंध नहीं कर सकता, लेकिन एक अंशधारी अपनी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट है लाभ का वितरण। लाभ के वितरण का क्या अंतर है कि जब साझेदार चाहते हैं एक निश्चित समयांतर से राशि निकालते रहते हैं तथा लाभ होने पर उनके खातों में लाभ की राशि जमा कर दी जाती है। मतलब साझेदार जब चाहे निश्चित समय अंतर से या निश्चित इंटरवल के पश्चात राशि निकालते रहते हैं और उनके खातों में जमा करते रहते हैं।
कंपनी अपने लाभ अंशधारियों को निश्चित अंतराल से वार्षिक सभा के प्रस्ताव के द्वारा लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है। मतलब जहाँ तक पार्टनर्स का सवाल है, ये एक निश्चित समय अंतराल से पैसे निकालते रहते हैं और लाभ होने पर खातों में लाभ की राशि जमा कर दी जाती है। जबकि कंपनी में क्या होता है, अंशधारियों को एक निश्चित अंतराल के बाद आमतौर पर प्रति वर्ष या हर वर्ष के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में साधारण सभा में जो है संचालकों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कितना लाभ में दिया जाएगा और उसी हिसाब से लाभ का वितरण किया जाता है। और लास्ट है समापन। साझेदारी का समापन सब साझेदार निर्णय करके कर सकते हैं। मतलब साझेदार जब चाहे फर्म का समापन कर सकते हैं। साझेदार की मृत्यु होने, सेवानिवृत्त होने या साझेदारी का स्वतः अंत हो जाता है। मतलब कोई साझेदार फर्म छोड़ दे, चला जाए, मर जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाए तो साझेदारी का समापन तुरंत हो जाता है। और साझेदारी का समापन सब साझेदार निर्णय करके भी कर सकते हैं आपसी सहमति से। जबकि कंपनी का समापन ऐसे आसानी से नहीं होता। कंपनी का समापन न्यायालय के द्वारा होता है या अंशधारियों के प्रस्ताव के द्वारा होता है। यदि मान लीजिए सभी अंशधारी मिलकर प्रस्ताव पारित कर दें कंपनी के समापन का, या न्यायालय कंपनी का समापन कर सकता है, या ऋणदाताओं जो क्रेडिटर्स हैं उनकी मांग पर कंपनी का समापन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ मैंने आपको अंतर बताने का प्रयास किया जो कि एक साझेदारी फर्म और कंपनी में होता है। कई बार एग्जाम में एक सवाल आया है कि एक साझेदारी फर्म और कंपनी में क्या अंतर होता है, विस्तार से देखिए। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि साझेदारी और कंपनी के मध्य क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में अपन साझेदारी के किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।